नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेगी, इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोमवार को सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ चर्चा की। राहुल गांधी की सिविल सोसाइटी के साथ बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी चर्चा है। ये वही सिविल सोसाइटी है जिसने करप्शन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। अन्ना हजारे की अगुवाई में एक मुहिम चली और उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली। इस मुहिम में योगेंद्र यादव भी जुड़े थे और इस बार राहुल गांधी के साथ उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। सिर्फ योगेंद्र यादव ही नहीं, करीब 150 सिविल सोसाइटी संगठनों के नुमाइंदे राहुल गांधी के साथ बैठक में शामिल हुए। ऐसे वक्त में जब विपक्ष की ओर से कई नेता पीएम पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी अलग राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ 150 सिविल सोसाइटी संगठनों के जो नुमाइंदे शामिल हुए थे, उसमें स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद, एकता परिषद के पीवी राजगोपाल, सफाई कर्मचारी आंदोलन के बैजवाड़ा विल्सन और बहुत सारे लोग शामिल थे। भाषण नहीं था, ये सवाल जवाब था। करीब, जैसा कि मैंने कहा, करीब 1.5 घंटे के लिए लोगों ने सवाल की। कुल मिलाकर 35-40 लोगों ने सवाल की और राहुल गांधी जी ने जवाब दिया। भारत जोड़ो यात्रा क्यों हम कर रहे हैं, क्यों शुरुआत कन्याकुमारी से 7 सितंबर को हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा के क्या मकसद हैं, किस राजनीतिक संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की गई उदयपुर में, और आज वो कल्पना हकीकत में बदलने वाली है 7 सितंबर को। और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक आर्थिक स्तंभ है, एक सामाजिक स्तंभ है और एक राजनीतिक स्तंभ है। आर्थिक चुनौतियां हैं देश के सामने, सामाजिक चुनौतियां हैं देश के सामने, राजनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने। और इन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिटिकल परंतु नॉन पार्टीजान, ये राजनीतिक रैली है, एक राजनीतिक यात्रा है, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। इसमें कांग्रेस नेता शामिल हैं, पर ये नॉन पार्टीजान है। हम अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों को हमने गुजारिश की है कि अगर वो संविधान में विश्वास रखते हैं और अगर वो ये मानते हैं कि आज वो संविधान खतरे में है, लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो खतरे में हैं, तो वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। दरअसल राहुल गांधी उसी टीम को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो रामधारी सिंह दिनकर की इन कविताओं को उस समय इस कविता को सत्य कर गई कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और शायद इस बार राहुल गांधी सिविल सोसाइटी के साथ जाकर उसी मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आखिर जनता के मन में है क्या? राष्ट्रधर में भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता अग्रवाल बीजेपी से, अजय नागपाल कांग्रेस से, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। अजय जी,
अनीता जी, जी कैसे देखती हैं राहुल गांधी ने अब लोगों का मन टटोलने के लिए जो क्रांतिकारी कहे गए और क्रांतिकारी जिन्होंने अपने आप को साबित कर दिया और अपनी क्रांति में से एक राजनीतिक दल को जन्म दे दिया और उस राजनीतिक दल ने 2 राज्यों में सत्ता ले ली, क्या समझते हैं कि उस दल से, उस क्रांतिकारियों के बेड़े से आप पर आंच नहीं आएगी? बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। ऐसा तो है नहीं कि जब पहली बार सामने आए हैं जनता को जानते नहीं, जनता राहुल गांधी को नहीं जानती। अब जनता ये कुछ भी कर ले, अब जनता इनको अच्छे से समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी क्या है या कांग्रेस क्या करना चाहती है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेकर। तो मेरा तो बस यही मानना है और हमारे पार्टी का भी ये मानना है, जनता का यह है कि राहुल गांधी अब कुछ भी कर ले, वो सब जानते हैं कि किस स्टेज तक है, कहाँ तक है और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जहाँ तक क्रांतिकारों की बात है, जहाँ दूसरी बात है, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है और जनता सब जानती है। जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। आपको मालूम है कि उत्तर ठीक है, मैं प्रदेश आपको रोकना चाहूंगा अनीता जी। इस समय दिल्ली से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस समय दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली के सियासी गलियारों से नई शराब नीति को लेकर ईडी ने केस दर्ज किया। दिल्ली के सियासी गलियारों से बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। इस समय की बड़ी खबर सियासी गलियारों से, दिल्ली के लगातार सीएम, डिप्टी सीएम सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और अब ईडी ने नई शराब नीति को लेकर केस दर्ज कर लिया। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अनीता जी, आप कह रही हैं कोई फर्क पड़ता नहीं है, और जब ये सिविल सोसाइटी या ये लोग अगर सड़कों पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं जनता से संवाद करेंगे, फर्क तो पड़ेगा। चलिए मैं आऊँगा आपके पास। अजय नागपाल जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? देख रही है कांग्रेस को जी, जनता को फर्स्ट टाइम तो कांग्रेस को देख ली उन्होंने। कांग्रेस का सारा इतिहास भूगोल जानती है। जनता तो सबका भूगोल जानती है, जनता सबका इतिहास जानती है और जनता सब जानती है, सब जानती है। अजय नागपाल जी, जी पहले तो मैं एनबी न्यूज का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के जो संदेश यात्रा को जो आज एनबी न्यूज ने दिखाने का काम करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज दिखाने में असमर्थ है एनबी न्यूज ने, मैं सराहनीय उनकी सराहना करता हूं और बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। नहीं, और जनता के जब भी सवाल आते हैं तो हमारा दिखाने का धर्म है और इसी का नाम राष्ट्र धर्म है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी अनीता जी ने कहा कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखिए कांग्रेस को जो कह रही कि पहली बारी नहीं पहली बारी देख रही है। आपका ऑडियो थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, जरा ठीक करेंगे जरा? जी, अब बोलिए आप। ऑडियो ठीक करें। जी जी तो जी जी जिस तरीके से अभी अनीता जी ने कहा कि कांग्रेस को जो तो काफी समय देख चुके हैं और अगर देश आजाद पार्टी नहीं कराया मैं आऊंगा आपके पास। अगर सुनिए 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 पूरी बात सुनने दीजिए। अगर कांग्रेस ने ही देश आजाद कराया था और जो माफी मांगने का जो काम करा था, वो माफी मांगने का काम करा था वो जो जनसंघ के लोगों ने किया था, जिन्होंने कहा था कि हमें जो है जी 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 सुनिए जी जी सुन लीजिए जी जी ये ज्ञानवर्धन है पूरा। जिसको देखिए सारे लोग थे उस समय, कांग्रेस पार्टी नहीं अनीता थी, जी, कांग्रेस तभी सारे एक थे उसमें, ना कोई जनता पार्टी थी ना जनता, कोई नहीं था। अनीता जी, उस टाइम आपको शायद मालूम नहीं, उस टाइम जनसंघ हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने माफी मांगी थी। कहीं नहीं, गलत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने माफी मांगी थी। आप भी जानकारी लेके आया कीजिए, किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहाँ माफी मांगी थी? पूरा ज्ञान है,
कहाँ ये माफी मांगी थी भाई? मांगने वाले लोग अरे भाई आज किसने राजपाट माफी की मांगी बातें थी करते बताइए, हैं। जबरदस्ती क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया, अरे बच जाओ तो आपको ये ना बोलते। कुछ पता नहीं है आपको कुछ भी। कांग्रेस पार्टी ने कहा अनीता जी, अनीता जी, अजय जी, अनीता जी, अजय जी, आप पहले शांति बनाइए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अरे आप सुनिए भाई, आप बात सुनिए, आप अपने निर्देशों पर डिबेट को मत चलाइए, मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी, अजय जी, आप सुनिए, आप रुकिए, आप रुकिए, रुकिए एक बार, रुकिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, रुकिए आप। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अरे भाई सुनिए, आप सुनिए, सुनिए, डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए और आपकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जनता के सवाल होते हैं, जनता के सवालों पर हम डिबेट करते हैं, एक एक शब्द अक्षर से आपका पहुंचना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इसलिए ये और चैनल नहीं है यहाँ पर हम ये एक दूसरे से आप लड़ते रहे भाई, ये बिल्कुल अलग चैनल है और उसकी मर्यादा बनाए। सुनिए सुनिए भाई, अरे भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए अजय जी, मर्यादा बनाए रखिए। क्या जो अनीता जी कह रही थी, एक तो आप कह रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने माफ़ी मांगी थी, कहा दामोदर सावरकर का नाम कहाँ किससे कहाँ जोड़ दिया आपने, कांग्रेस आरोप लगाती है सावरकर को लेके, ठीक है। अब सुनिए आप बात को, क्या लगता है कि जो मंत्री थे जी तो शायद मालूम नहीं है। वो चलिए कांग्रेस ही पाया ऐसे कि कांग्रेस अलग पार्टी नहीं थी, कांग्रेस में सब लोग ऐसे सब थे उस समय। चलिए अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, क्रम पूरा होने दीजिए, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा। अजय जी, अरे भाई आप सुनते नहीं है, आप आपके पास पहले इतना जवाब पहले रखा हुआ है, आप सुन नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या वाकई में ये जो कवायद हुई है इससे कहीं लगता है आपको कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है? बहुत संक्षिप्त जवाब दीजिएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की जो संदेश यात्रा के रूप में सबको सामूहिक रूप से जो लेकर चलने का जो एक आह्वान किया है, इससे जो है जरूरी परिवर्तन आने वाला है। आज आप देखिए, आज इतना देश में आज लोगों में आपस में डिफरेंसेस हो गए हैं, आज इतने मतभेद हो गए कि आज आप देखिए ना टीवी चैनल्स पे क्या दिखाया जा रहा है, आप सिर्फ जाति धर्म के नाम पर कोई रोजगार की बात नहीं करता है, कोई महंगाई की बात नहीं करता है, प्रधानमंत्री जी से महंगाई का महाशब्द नहीं निकलता है। चलिए आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, आप देखिए, आप जनता तराई ठीक है कर भाई, ठीक है, ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए वो डिबेट जिस गंभीरता से होनी चाहिए और जो गंभीर सवाल आने चाहिए जवाब वो नहीं आ पा रहे हैं अभी तक। जो राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी को जोड़ने की कवायद की है भारत जोड़ो यात्रा से, क्या लगता है कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है या नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई देश में कोई बड़ी पार्टी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करती है, तो निश्चित तौर पे जो सरकार में लोग हैं या वो पार्टी है, उनके लिए एक घंटी तो है, उनको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो नजरअंदाज करते हैं तो वो उसको बहुत हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अब इस पर ये सवाल उठता है कि ये जो पूरा प्रयास किया जा रहा है देश में एक आंदोलन खड़ा करने की कांग्रेस की तरफ से, वो एक राजनीतिक रूप से देखा जाए तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी जो पैन इंडिया सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, आज भी कांग्रेस को जो पिछले चुनाव में वोट मिले थे वो बहुत अच्छी संख्या है, उसकी करोड़ों में उसकी संख्या है। कोई और पार्टी उतना, बीजेपी को अगर 31% वोट मिला था तो कांग्रेस को भी अच्छा खासा आधे से ज्यादा वोट मिला है, ठीक है, 20% के आसपास वोट मिला था। तो कांग्रेस का ये जो प्रयास है अगले चुनावों के लिए, वो निश्चित तौर पर पार्टी के रूप में एक सही सोच है। लेकिन सवाल ये है कि उसके एग्जीक्यूशन की, कि क्या कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इस स्थिति में है कि वो जो प्लान बना रहे हैं
उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए जितना अच्छा वो प्लान कागज पर दिख रहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से अलग जिन लोगों का सहयोग मांगा है वो तथाकथित सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो जिनका अन्ना आंदोलन के समय में भी जिनका बड़ा योगदान था, वो क्यों कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं? ये सोचने की बात है। क्या वो उनकी स्वीकार्यता है देश में उसी तरह जिस तरह से 2012 में थी? सिविल सोसाइटी के लोगों की स्वीकार्यता इस देश में उसी तरह से आज है 2022 में जिस तरह से 2012 में थी? इस पर सवाल है। राहुल गांधी तमाम अपने कार्यक्रमों की तरह, अतीत में निर्धारित किए कार्यक्रमों की तरह, जिसे वो सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्या जरूरी है कि वो इस कार्यक्रम को भी उसी जिस सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने की बात सोच रहे हैं वैसा कर लेंगे? 5 महीने का ये पूरा वो है, कवायद है, 150 दिनों की, लगभग हर दिन 20 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है, 3,500 किलोमीटर की यात्रा। आनंद जी देखिए जी, सवाल खड़ा क्यों हो रहा है? सवाल खड़ा इसलिए हो रहा है कि ये जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, ये जो संगठन हैं, ये सरकार बनाने की भूमिका में कम नज़र आते हैं लेकिन बिगाड़ने की में ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। इसलिए बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि क्या, लेकिन ये चेक करना होगा ना कि क्या इनकी स्वीकार्यता देश में वही है? ये सभी सिविल सोसाइटी के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे और अरविंद केजरीवाल ने इन सबको एक एक करके किनारे कर दिया, राजनीति से अलग कर दिया। तो ये एक बार राजनीति में फेल हुए लोग हैं और इनकी राजनीतिक स्वीकार्यता उस स्तर पर अभी नहीं है। अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाने के प्रयास में है, बनाए, उनका स्वागत है। लेकिन इनकी बौद्धिक स्वीकार्यता है। बौद्धिक स्वीकार्यता और राजनीतिक स्वीकार्यता दो अलग चीजें होती हैं। ये देश बौद्धिक रूप में अलग संचालित होता है और राजनीतिक दृष्टि और सोच अलग चलती है। ये हमेशा से, आज से नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे एस्टैब्लिश किया है। आज भी होता है, आज भी होता है। शिवखेड़ा चुनाव हार जाते हैं दिल्ली में। यस, एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूं ना कि बौद्धिक लोगों की एक अलग दुनिया जवाहरलाल नेहरू जी ने बना दी और राजनीतिक लोगों की एक अलग दुनिया चल पड़ी। तो इसलिए ये बड़ा, भारत में ये नहीं है कि जो बहुत बौद्धिक हो वो राजनीतिक रूप से सफल भी हो। बिल्कुल। अब वो जैसे वहाँ सीसीडी पे वो चलवा दिए थे बुलडोजर उस समय के, अब इनको कहाँ याद है? ये तो अपने बुलडोजर याद रखते हैं, उस समय के बुलडोजर याद नहीं रखते, आपातकाल में जब चलवा दिया था। ठीक है, मैं आऊँगा आपको। हाँ, नहीं, ठीक बात है जी। अनीता जी देखिए, जब लड़ाई बुद्धि से जुड़ जाए तब सोचने का विषय बन जाता है, और अब कांग्रेस ने लड़ाई को बुद्धि से जोड़ दिया है। पहले बुद्धि से नहीं जोड़ा था, पहले इधर उधर लड़ रहे थे, लेकिन अब बुद्धि से जोड़ दिया है। अब चिंता का विषय है आपके लिए। अब आपको एक एक चीज़ पर मंथन करना होगा। हालांकि मंथन आप करते हैं, 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, आपको तो कोई कैसे चुनौती दे देगा। लेकिन और भी बहुत सारी बातें, दरअसल जनता भी अपने मन के भीतर एक संवाद करती है और उसका समय समय पर लोकतंत्र जब भी वोट होता है जवाब देती है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हैं आप इस बात को लेके, कुछ नहीं होगा। हमें जनता पे पूरा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देख लो, कांग्रेस पार्टी की इस समय व्यवस्था देख लो, इस समय कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे छोड़ रहे हैं। ये केवल माँ बेटे की पार्टी रह गई है। अब कांग्रेस की ना तो वो थिंकिंग रह गई है, ना वो चीज रह गई है। ये एक छोटे से परिवार को लेकर चल रही है। इनमें अध्यक्ष की लड़ाई होती है, यहाँ पे प्रधानमंत्री की लड़ाई होती है कि परिवार का ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी सही में लोकतांत्रिक पार्टी है, वो जनता अच्छे से समझती है। यहाँ पे आज हम बैठे हुए ये चीज कह सकते हैं कि कल हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ, जो कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं वो अपने मुंह से एक बार कह दे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, एक बार बोल रही है खाली यहाँ पे कि मैं ऐसा कर कांग्रेस में हो सकता है। चलिए भाई अजय जी बोल दीजिए एक बार, इनका मन रखने के लिए बोल दीजिए। सीताराम केसरी की क्या हालत थी सबको मालूम है, नरसिम्हा राव की क्या हालत थी सबको मालूम है। अगर गांधी परिवार का बना, उसका क्या क्या नतीजा हुआ वो सबको, सबकी नॉलेज में है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए ये जनता अच्छे से जानती है। ये लास्ट इसमें भारत छोड़ो यात्रा निकाल लें या कोई चीज या कोई यात्रा निकाल ले, उसका फर्क, क्योंकि अपना घर ही नहीं संभाल पाए।
तो ये देश क्या संभालेंगे, समाज क्या संभालेंगे। इस तरह की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं क्या चल रही है। और सब ये आज खुद माँ बेटे बेल पे हैं और किसकी बेल पे है ये जानते हैं, जांचें इन लोग की चल रही हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस पार्टी। आज जो देन है ये उसकी कांग्रेस है। इनके राजीव गांधी सेम इस चीज को कहते थे कि हम अगर यहाँ से 100 रुपए बेचते तो 10 रुपए वहाँ पहुँचता है, 90 में बीच छोड़ जाते हैं। आज ऑनलाइन का जमाना है, अगर 100 बेचे तो 100 ही पहुँचते हैं, 10 भी गैप नहीं होते। यहाँ तो 90 गैप हो जाते चलिए हैं। भाई, ठीक तो है। ये चीज का बड़ा ठीक है। फर्क आ गया है। देखा है लोगों ने, लोग जानते हैं कि पार्टी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है, हमारी सरकार कितनी ईमानदारी से काम कर रही है और इनके समय कितने घोटाले कितने सब, इसीलिए इन ठीक लोग है, की जांचें ठीक है, चल रही हैं, इन ठीक लोग है। के मुकदमे चल रहे हैं और ठीक है भाई, किस ठीक है, जेल पे बाहर है ठीक है, सबको पता है। ठीक इसलिए है, इसलिए ज्यादा कुछ कहना सुनना ठीक है, नहीं ठीक है, अनीता और जी, जनता अनीता जी, को ये ठीक है। गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है। अजय जी, कैसे जो बीजेपी का बहुत एक साधारण सा कार्यकर्ता है वो भी बिल्कुल इतने जोश में है इस समय, उसको लगता है कि मैं ही स्वयं भाजपा हूँ, मैं ही सरकार हूँ। कांग्रेस में वो जोश नहीं है आज। क्या लगता है कि कैसे मुकाबला किया जाएगा ऐसे जोश का? देखिए, भाजपा का अगर छोटा से छोटा जो कार्यकर्ता है, मुझे लगता है शायद उसकी नजर में ये उसकी नजर में जो आज देश में जो मतभेद है, शायद उसकी नजर में ये मतभेद नजर नहीं आते। तो आज लोगों में मतभेद है, जो डिफरेंसेस है, जो लोगों में डिफरेंसेस है। आप देखिए कि जो उज्ज्वला योजना जो शुरू करी थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर लोगों को पास जो है अपने गैस सिलेंडर भराने के लिए तक पैसे नहीं है। जिस तरीके से जो रोज इन्होंने उज्ज्वला योजना का जो है ढिंढोरा पीटा था, और जिस तरीके से ये बात करते हैं कि मतलब कि आज जो है मतलब कि ये कांग्रेस पार्टी जो परिवार की जो इनका ध्यान अपनी पार्टी की तरफ कम परिवार की तरफ जा, और इनको ये पता होना चाहिए कि अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता हो तो प्रधानमंत्री नहीं, वो बना नहीं। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहा था, आप देखिए बात तो घुमाइए ना। इनको शायद सुनिए, इनको शायद सरदार मनमोहन सिंह जी का नाम पता होना चाहिए कि ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया था और सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखिए अभी इनके पीछे अभी 4 दिन पहले ही 4 या 5 दिन पहले नितिन पार्टी के उनको पार्लियामेंट्री वोट से बाहर कर दिया गया है। ये तो इस तरीके की नीति है इन्हें। इस भारतीय जनता पार्टी की आप नीति देखिए, ये नीति है। और ये बात करते नीति की, पहले तो ये अपना घर संभाले। और देखिए आज जनता बड़ी त्राही है, जनता ने मन बना लिया है, जनता बड़ी महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार को जो उखाड़ फेंकना है, जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है इसी माध्यम से जो शुरू करी जा रही है, इसमें और भी मुद्दे होंगे, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मतभेद है। मेरे जो है हमारे जो है राजनीतिक विशेषज्ञ जो है बड़े भाई बैठे, ये बताएंगे कि इसमें जो है ये मुद्दे जोड़े जाएंगे, लोगों के बीच में जाएगा, लोगों के बीच। और जहाँ तक रहा सवाल ईडी का जो सीबीआई जो कार्य करती है वो केंद्र सरकार के इशारे पे करती है। आप मुझे बताइए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, कितने जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों पर आपने जो ईडी के छापे मारे और उनकी गिरफ्तारी करी है? बताइए, अगर छापे मारे जाते तो कांग्रेस के नेताओं पर मारे जाते, जबकि इन्हें मिलता कुछ नहीं है। जांच हो रही है और जब तक जांच हो रही होती है आप उसको आरोपित साबित नहीं कर सकते। अभी इनका प्लान जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से चला, संजय राउत के ऊपर जो ईडी के छापे मारे गए, आप बताइए शायद इनको लोटस प्लान करना होता है, वहाँ पर ये ईडी और सीबीआई की जो है छापे मरवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है इस तरीके की इनकी मंशा रहती है। और भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल होगी, मैं ये आपके चैनल से ये विश्वास दिलाता हूँ। और जनता पूरी तरीके से जागेगी, जन जन जुड़ेगा और इस भारतीय जनता पार्टी को हम केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकेंगे और महंगाई को हम लिमिट। और जहाँ तक इन्होंने रोजगार की बात कही थी, हर साल जो है 2 लाख रोजगार देने की पूछी है, इन्होंने अभी तक कितने रोजगार दिए? आज हर कार्यकर्ता आज, जबकि भारतीय जनता, जबकि आप जनता को तो छोड़िए, आप इनसे पूछिए आपके परिवार में लोग हैं, उनके परिवार में जो कितने लोग
उनको रोजगार मिला। ठीक है, आप इसको देखिए। मैं आऊँगा आपके पास। आनंद जी, आपने सही कहा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो नज़र कहीं बनानी होगी कांग्रेस को। अगर एग्जीक्यूट सही नहीं हो पाया तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। आनंद जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? चलिए, अनीता जी कुछ कहना चाह रही थी आप अजय नागपाल जी से। हाँ, मैं अजय नागपाल जी को कहना चाह रही हूँ, बहुत इन्होंने बताया। इनको शायद मालूम होगा कि आज से कम 15-20 साल पहले इन्हीं की सरकार ने 50 रुपए किलो प्याज के उस समय दाम थे 50 रुपए किलो, उससे इन्होंने सत्ता पलट दी थी, अच्छे से इनको याद होगा। और एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज के लिए और बता दूं, जो आज ये बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, ये महंगाई की चर्चा करते हैं, इनको शायद ये नहीं मालूम है कि पहले क्या सब लोग रोजगार लेते थे। यहाँ तो फिर भी लोगों को रोजगार दिया गया, विकास कार्य इतने आगे बढ़ाए गए। और इनके समय में पूरे प्रदेश, पहले सुन लीजिए, इत्मीनान से सुनिएगा। आपके अच्छे से याद होगा जब आपकी सरकार थी, बिजली तक लोगों के गांव में नहीं पहुंची थी। बिजली का आज कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ बिजली ना हो। ये और आज जो सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, हमने तो लोगों को निचले स्तर तक, जो हमारी दीनदयाल उनके वजह से हम लोग ये कहते हैं कि हम उस स्थिति को कि जो सबसे नीचे स्तर का व्यक्ति है उसको हमने ऊपर लाने की कोशिश की है। हमने उनको आवाज दिए, हमने उनको सौभाग्य दी, उज्ज्वला दी, हमने आयुष्मान भारत दिया। लेकिन आप बताइए, आपने कितने आवाज दे दिए, क्या दे दिया आपने? लोग आप भूखमरी से मर रहे थे, लोग खाने का कोरोना का मनरेगा अरे पहले अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रही थी, आप भी सुन लीजिए। अरे हम बहुत शांति से सुन रहे थे। आप वो भी बताइए ना, वो भी बताइए ना। अरे अजय जी, हम बहुत अजय जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। सुन लीजिए अजय जी, अजय जी सुन उसके लीजिए, बाद जवाब दे दीजिएगा ना, मना सुन नहीं लीजिए। कर रहे हैं, अच्छे से जवाब दे दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। आपने जो कांग्रेस ने आज नीचे स्तर तक किया है, देखिए आप जगह जगह राज्यों से आप गैप हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? यहाँ 25 कोरोना काल में सुन लीजिए सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं भाई, सुन लीजिए। कहा गया था राजस्थान में कोटा में बच्चे हैं, उनको ला दीजिए, तो आप लोगों ने साफ मना कर दिया। हमारी यूपी सरकार ने वहाँ से बच्चों को लाए, उनके घर तक पहुँचाया। इतने उस साल में भी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, जबकि कोरोना में इतनी त्राई थी, तब आपने साथ नहीं दिया, उस पर राजनीति कर ली, वैक्सीन की राजनीति कर ली। आप ये बताइए, ये कि जनता क्या आपको मालूम नहीं है कि जनता नहीं जानती? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। मैं जवाब देना चाह रही थी लेकिन सवाल ही कर दिया आपने तो। अनीता जी, अनीता जी, आप सवाल का जवाब देना चाह रही हैं भाई, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा आपके पास। सवाल उठा दो, किसानों पे सवाल, अरे भाई मैं आऊँगा, डॉक्टरों पे सवाल उठा दो। अरे बड़ी शर्म की बात है, जरा कुछ तो सोचिए, कुछ तो समझिए। अरे भारतीय जनता पार्टी तो सामने है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री कहते हैं एक भी मौत जो ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, सारी मौतें तो ऑक्सीजन की वजह से हुई है। आप बताइए किसी को अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है? अरे आपने देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अरे सुनिए अजय जी, अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, अजय जी, मैं अनीता जी, अरे भाई अनीता जी सुनिए, सुनिए, सुनिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, हमारा आज देखिए ऑक्सीजन के प्लांट हर हॉस्पिटल में लग गए हैं। ये किसने किया? आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया था? आपके 60-70 साल सरकार है, ऑक्सीजन ही नहीं दिया आप लोगों ने, हॉस्पिटल ऑक्सीजन ही नहीं था। अरे भाई सुन लीजिए, अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी सुन लीजिए भाई, अजय जी सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए। आपको मैंने 2-3 बार कहा, समझिए आप अपना ये एक्सप्रेस मत चलाइए और चैनलों जैसी डिबेट मत कीजिए। मैं आपसे बड़ा आग्रह कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मर्यादा अरे आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप बोलने लगते हैं बीच में, सुन लीजिए। मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब अनीता जी, मैं आप जवाब देने वाली थी, आपने सवाल के ऊपर सवाल खड़े कर दिए।
मैंने आपको क्रम में जगह दी कि भाई आप सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे कुछ। आपने उंगली उठाई तो मैंने आपको जवाब देने दिया, आपने सवाल खड़े। मैं आऊँगा अजय जी, मैं आऊँगा अजय जी, मैं आऊँगा आपके पास आऊँगा। आनंद त्रिपाठी जी, आप एक बात कह रहे थे कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसमें दिक्कत आएगी। यहाँ मैं जो बहस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वाकई में यही दिक्कत है सबसे बड़ी। हाँ, नहीं, कांग्रेस की यही दिक्कत है पिछले काफी दिनों से। कांग्रेस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। देखिए, किसी के पास कितना भी अच्छा प्लान हो और वो उस प्लान को अगर जमीन पर सही ढंग से नहीं उतार पाएंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको ध्यान हो, अगर गुजरात विधानसभा का पिछला चुनाव, तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ काम शुरू किया, लेकिन जितनी अच्छी प्लान थी चुनाव लड़ने की, वो उस प्लान को उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। भाजपा को डेंट हुआ, ठीक ठाक डेंट हुआ, लेकिन कांग्रेस उस प्लान का फायदा अच्छे एग्जीक्यूशन की न होने की वजह से नहीं उठा पाई। और आज फिर कांग्रेस एकदम उसके बाद लगातार पीछे चलती चली गई। तो आज समस्या कांग्रेस की ये है, कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप है, देखिए श्रीमती गांधी अपनी बीमारी की वजह से, बिल्कुल, मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरह का जो एक जिसको कहते हैं सुनियोजित या सुगठित रणनीति, इसमें बीजेपी को बहुत महारत हासिल है और अब ज़्यादा हो चुकी सत्ता में रहते हुए। कांग्रेस के कई जो कार्यक्रम पिछले दिनों हुए, जब जयपुर में जो रैली थी उसमें रैली महंगाई की थी, लेकिन बात कुछ और निकल के आ गई। तो क्या इस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के लिए एक रहना, उससे पहले, उसके बाद में और उस समय में, क्या बड़ा एक सवाल नहीं है? और उसके बाद कैसे, क्योंकि ये जो विचारक हैं यही विध्वंसक भी हैं, और इन विध्वंसकों ने कई विध्वंस कर दिए बड़े बड़े, और उन विध्वंसों के आप उदाहरण जानते हैं। तो ऐसे में कैसे संभाल पाएंगे भाई? इन्होंने ब्रह्मास्त्र चुन लिए हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन उनको संभाल कैसे पाएंगे? सवाल ये है सबसे बड़ा। यही तो मैं कह रहा था ना। देखिए, राहुल जी का एक बयान सुनिए, देखिए, और उसको ध्यान से अगर उस पर विचार किया जाए, उन्होंने पहले ही कहा, अभी ये यात्रा प्लानिंग के दौर में है, उसकी बात की जा रही है, देश के सामने उसकी रूपरेखा रखी जा रही है। उस वक्त पर वो यात्री ये कह रहा है कि हमारे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा। ये एक कैसी ध्वनि दे रहे हैं? आप मुझे एक बात समझाइए कि क्या कोई योद्धा ऐसा कहता है अपनी यात्रा लड़ाई के शुरू में ही कि कोई हमारे साथ आए ना आए मैं तो करूंगा? ये तो निराशा की बात हो रही है ना। उसे लगता है ऐसा, उसके अंदर ये भाव है कि लोग शायद इस बात से मेरे जुड़े ना। अरे ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच ये होनी चाहिए कि मैं एक ऐसी यात्रा पर चल रहा हूं जिसके इस सरकार की हम जड़ें हिला देंगे, और लोगों को ये इतनी अच्छी प्रोग्राम है, इसको इतना अच्छा एग्जीक्यूट करेंगे कि लोगों को कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। ये वॉइस निकलनी चाहिए। ये नहीं निकलनी चाहिए कि कोई आए ना आए मैं तो अकेले चलूंगा। भाई ये तो स्क्रिप्ट राइटरों का दोष है। ये नहीं, स्क्रिप्ट राइटरों का दोष, अगर फिर तो राहुल गांधी का कोई रोल ही नहीं है ना। अगर सब कुछ पीआर एजेंसी करेंगी, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर हैं और राइटर्स हैं, तो फिर राहुल और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के वो बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं जो राजनीति में पिछले 40 से 50 सालों तक खपा दिया अपना जीवन? वो क्या कर रहे हैं? उनकी क्या स्थिति है? कोई उनकी जगह है कांग्रेस में? जगह नहीं है, तभी तो इधर उधर जा रहे हैं ना। यही देखिए ना। तो ये बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने समस्या ये है, वो दूसरों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। अपने अंदर की जो ताकत है ना कांग्रेस की, आप देखिए कांग्रेस के पास 20 करोड़ वोट है इस देश में। छोटा वोट नहीं होता है।
लेकिन नहीं, वो उस ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ये कह दिया कि पहले भारत जोड़ने से पहले अपनी कांग्रेस को टूटने से बचा लो, तब क्या करेंगे Yes, अजय? exactly, कहेंगे। देखिए, बीजेपी तो माखौल उड़ाने की स्थिति में है, इसलिए वो उड़ाएगी। या इसको ऐसे ना कह लें, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो तो प्रहार करेंगे। लेकिन बात ये है कि हमको जो हम देश के सामने रख रहे हैं उसको पूरे भरोसे और विश्वास के साथ रखें कि हमने जो लाइन खींचने जा रहे हैं ये सही है और लोग इसके साथ जुड़ेंगे। ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पहले ही कहते हैं कोई आए ना आए, आप किसको मैसेज दे रहे हैं? देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों को कि आप भले कांग्रेस के साथ न चले लेकिन कांग्रेस अकेले चलने में सक्षम है। ये कोई बड़ी राजनीतिक चातुर्य भरी बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ऐसे समय पर राजनीतिक चातुर्यता का उदाहरण देना चाहिए। कुछ ऐसी बातें रखनी चाहिए जिससे कि देश के अन्य जो विपक्षी राजनीतिक लोग हैं उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़े कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसके बगैर इस सरकार को हिलाना, कमजोर करना या हटाने की सोचना नामुमकिन है। तो कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे लोग आए, इसके बजाय आप पहले मैसेज दे रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आई। अजय जी समझाएंगे, अजय नागपाल जी समझाइए। और इधर उधर की बातें मत कीजिए, पहले क्या हुआ अब भविष्य की बातें कीजिए, भविष्य में क्या होना है, कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे। लो बीजेपी कह देगी कांग्रेस को टूटने से बचा लो भारत जोड़ने से पहले, कैसे इसका जवाब देंगे, कैसे इन सवालों का जवाब देंगे जो आनंद त्रिपाठी कह रहे हैं, तमाम चीज़ें आनंद त्रिपाठी जी, और इन सब के सवालों का जवाब आप दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस जो है पहले भी मजबूत पार्टी थी और आज भी मजबूत पार्टी है। आज नहीं है। अगर जो लोग कांग्रेस छोड़ के जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो लोग अवसरवादी है। अनिता जी अगर हम आज भी सामने बैठे हुए आपके। अनिता जी आप सुन लीजिए भाई, मैं आपके पास भी आऊंगा आपके पास, आपका जवाब लूंगा। अजय जी अगर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं या तो वो ईडी के डरावे में गए हैं या सीबीआई के छापे के डर से गए हैं या वो अवसरवादिता से गए हैं। देखिए, कांग्रेस का जो सिपाही था वो आज भी कांग्रेस में है, मजबूती से खड़ा हुआ है और मजबूती से जो है कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है। और रहा दूसरा बात, जो मैंने आपको स्पष्टता दे दी कि पार्टी को जो है, जो आप बता रहे थे कि पार्टी को जो है मजबूत कीजिए, उसका मैंने आपको उदाहरण दिया। और रहा दूसरी बात की इस यात्रा को आप कैसे सफल बनाएंगे। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी में जब सत्ता आने से पहले जब इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, देखिए वो अच्छे दिन तो मुझे तो नजर नहीं आते। वो अच्छे दिन ऐसा हो गया कि वो सिलेंडर जो था वो 400 रुपए का जो सिलेंडर था आज 1000 के पार हो गया और 70 साल में पेट्रोल जो है वो 100 के पार हो गया। ठीक है और रात में गई महंगाई की और रही बेरोजगारी की, और 2 लाख जो रोजगार देने का वादा किया था वो रोजगार इनसे पूछिए पूरे हर साल इन्होंने कितने रोजगार दिए बेरोजगारों को। तो यही संदेश भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है उसमें ये मुद्दे भी सम्मिलित है। ये हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे और कांग्रेस का एक एक सिपाही मजबूत है। ठीक है, मजबूत और इस भारत जोड़ो यात्रा को हम लोग सफल करेंगे। अरे भाई कहाँ सेनापति कमजोर निकल, सेनापति हथियार डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं मजबूत सिपाही है। आपके पास में क्या था? नहीं, एक बताइए, सेनापति क्या वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अवसरवादी लोग हैं। वो या तो उनको ईडी का डरावा दिया जाता है, सीबीआई का डरावा दिया जाता है। अरे वो कहाँ से सेनापति कमजोर हो गए? ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपके चैनल सुनिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वही राहुल गांधी है जिसे विश्व के 5वें स्थानों में सबसे पढ़ा लिखा और युवा नेता बताया गया। विश्व तो हमारा नहीं है ना। ठीक है, सुनिए वर्ल्ड कहाँ से लाते हैं सब बातें, कहाँ से लाते हैं आप सभी बातें, कहाँ से लाते हैं भाई ये बातें सब आप निकाल कर? हद हो रखी है। चलिए सुनिए अनिता जी, ये वही राहुल गांधी है, राहुल गांधी नहीं है।
है, ये वही राहुल गांधी है जो पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने जनता ने देखा है कि क्या राहुल गांधी ने किया है। एक बचकानी हरकतें करते हैं हर जगह वो, उसके बाद आप कहते हैं राहुल गांधी बड़े समूह नेता है। आपने अच्छे से देखा होगा कि उन्होंने लोकसभा के अंदर क्या किया, कैसे उन्होंने आंख मारी, कैसे उन्होंने पीएम को कहा उठो 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 उठो, मतलब आदमी को समझ नहीं आया क्या कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है। आप राहुल गांधी की सारी बातें बताइए ना, राहुल गांधी क्या है, यात्राओं पे जा रहे हैं। आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं है, आप अपने नेताओं को समझाइए। अरे मेरे भाई, नहीं आती है, ये कमी नहीं है, नजर आता है। हमको नहीं, जनता ने देखा, जनता ने देखा है, जनता ने देखा है, सब कुछ ने देखा है, आपने देखा है, जनता ने बताया है आपको, जनता ने आपको हमेशा बताया है, जनता ने बताया है, जनता ही बताएगी, हम नहीं बताएंगे, जनता समझदार है। देखिए, मैं आपसे पूछ क्या जनता से वो आंख मारना है या वो महंगाई ज्यादा, आप बताइए जरा। आपसे क्या आपको महंगाई नजर नहीं आती है? देखिए जो सुनिए, मैंने ये नहीं कहा महंगाई नजर नहीं आती, लेकिन महंगाई के साथ लोगों के आय का स्तर भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है, ऐसा तो है नहीं। अरे क्या बात है, जो पहले 50, मेरी बात सुनिए, जो 10,000 कमाते थे वो 25 कमा रहे हैं, जो 25 कमाते थे 50 कमा रहे हैं। कैसे आपको मालूम है? कितने फैक्ट्रियों में ताले लग गए आपको पता है? अरे मेरी बात सुनिए, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। कितनों पे आपने ताले लगवा दिए, कितने लोग आपको ताले हमने नहीं लगवाए हैं। अब मैंने क्या कहा, 2 साल पहले बात सुनिए, 2 साल कोरोना काल में रहने के बाद, उसके बाद देश की स्थिति इतने अच्छे से ले जाना, ये एक बड़ी बात है। आपके समय तो वैक्सीन भी नहीं मिलती थी, हमने तो वैक्सीन दे पे डॉक्टरों पे आपने सवाल उठा दिए। आपने ना सैनिकों को छोड़ा, ना किसानों को छोड़ा, ना डॉक्टरों को छोड़ा। आप क्या बात कर रहे हो? आप यहाँ पे जो अरे आप जो डेंगू आया था, अरे छोड़िए, अरे वैक्सीन लगवाई, अरे सरकार का कर्तव्य बनता है। अरे मेरी बात सुनिए, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने वैक्सीन की आलोचना की, आपने लोगों को वैक्सीन के लिए भड़काया कि वैक्सीन मत लगाओ, कुछ जाएंगे लोग। आपके नेता बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। गलत कर, आपने डॉक्टरों पे उंगली उठाई, आपने डॉक्टर पे उंगली उठाई, आपने डॉक्टर पे उंगली उठाई, आपने किसानों पे उठाई, आपने जवानों पे उठाई, आपने हमेशा इस देश के। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है अनीता जी, ठीक है अजय जी, अनीता जी, अनीता जी, अजय जी, ठीक है, आनंद त्रिपाठी जी, अरे भाई ठीक है अनीता जी, ठीक है अजय जी, ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन का तो आरोप बीजेपी के ऊपर लगता ही रहा है, एक टाइम मशीन भी है बीजेपी के पास। कभी 5000 साल पहले ले जाना, कभी बाद में ले जाना, कभी 300 साल आगे ले जाना, कभी 400 साल पीछे ले जाना, कभी नेहरू जी को दोषी ठहरा देना। हाँ जी, मैं आऊंगा अजय जी। गलती तो आनंद जी, ये जो गलती अभी होती है तो जो दोषी नेहरू जी को ठहरा देते। अरे थोड़ा तो रखिए, जी जी धैर्य रखिए जी, धैर्य बिल्कुल है जी। आनंद जी, ये जो टाइम मशीन है, क्या लगता है कि वर्तमान को क्यों नहीं देख पा रही है, जिसमें आवाम की दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं? ठीक है अजय जी, क्या लगता है कि ये वर्तमान में जो परेशानियां हैं, दूध दही पे जीएसटी लग गया, क्यों नहीं ये दिख क्यों नहीं रहा है, विरोध क्यों नहीं होता है? चुनाव में बीजेपी जीत जाती है। यही तो हम लोग जो है मुद्दे जनता के बीच में ले जा रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें विभिन्न मुद्दे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को अगर आप देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तो उसमें मुद्दे क्या है? उसमें बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए मतभेद, ये सब चीजें जो है उसके अंदर है। और आज जो है, आज जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का उपयोग करा जाता है, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का उपयोग दुरुपयोग करा जाता है, ये सब मुद्दे उसमें शामिल है। अनीता जी,
यहाँ पे नहीं है। ये आपके यहाँ होता था। आपको याद होगा जब आपकी सरकार थी, गुजरात में आपने कितनी बार मोदी जी और सीबीआई का भेजा, आपको कुछ नहीं मिल पाया। सब आपका सीबीआई का तोता घूमता रहता था। यहाँ तो कम से कम ऐसा सीबीआई का कोई तोता नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये आप क्यों डालेगा? ये न्यायिक कार्यक्रम अलग संस्था है, अलग संविधान, वो संविधान है भारत का। ऐसा तो है नहीं कि कोई करेगा। सबसे बड़ी बात है, आप बताइए, आपके दोनों नेता आप देश में अच्छा छोड़िए, आपके दोनों नेता कितने बार है? अरे आप जाने सारी बातें छोड़ो, आप सारी बातें छोड़ो। अरे मेरे भाई, आप सारी बात छोड़ो। आप हमें आप हमें एक बात का जवाब दो। अरे आप हमें एक बात का जवाब दे दो, बस एक बात का, कि आपके दोनों नेता बेल से किस आप बता दो। अरे आप बताइए, दो ठीक है अनीता जी, मैं आऊँगा। अनीता जी, अजय जी, आप भी धैर्य रखिए। आनंद त्रिपाठी जी, आरोप लगाती है लेकिन आरोप साबित नहीं हुआ है। भाई बता तो दिया, और कितनी बारी अजय बताएंगे? जी, एक बार का जवाब, एक बार। अजय नागपाल जी, अनीता जी, मैं आऊँगा। अजय जी, मैं आऊँगा आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, अनीता जी, मैं आऊँगा भाई आपके पास। सुनिए तो अजय जी, आनंद त्रिपाठी जी, मेरा सवाल दरअसल ये है कि बीजेपी के पास जिस तरह आरोप लगता रहा वॉशिंग मशीन का, एक टाइम मशीन भी है बीजेपी के पास, जो 400 साल पहले, कभी 5000 साल पीछे, कभी 400 साल आगे, 500 साल आगे, ये सब होता रहता है। वर्तमान में जो आवाम की दिक्कतें हैं और लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी सरकार है, क्या लगता नहीं है कि उन दिक्कतों पर कोई चर्चा होनी चाहिए, कोई संवाद होना चाहिए सरकार की तरफ से? और शायद विपक्ष उसको करने का प्रयास कर रहा है और अच्छी मंशा से सिविल सोसाइटी को जोड़ा है, लेकिन अब संदेश जाए ये एक बात है, और क्या वाकई में आवाम की सुनी जाएगी? क्योंकि सत्ताएं बदलती रहती है, आवाम वहीं की वहीं है। हाँ, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये लोकतंत्र द्वारा चुनी सर्वश्रेष्ठ सरकार नहीं है, ठीक है, एक सामान्य ये ऐसा बीजेपी कहती है, दुनिया की लोकतांत्रिक सबसे बड़ी पार्टी इसलिए। हाँ नहीं, ठीक है, लोकतांत्रिक बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, सदस्यों की संख्या बड़ी है, लेकिन इसका आधार ये नहीं होगा कि वो सर्वश्रेष्ठ सरकार है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो अब देखिए, डिस्कोर्स की बात होती है समाज में, सरकार के कामों के बावजूद भी जो समाज को समस्याएं हैं, उस पर डिस्कोर्स इस देश में नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर हो रहा है तो वो बहुत आधा अधूरा है, या बहुत छोटे सेक्शन ऑफ एरिया में हो रहा है, जिससे सरकार के को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि चाहे वो कोई सिविल सोसाइटी हो, या विपक्ष में बैठे या राजनीति कर रहे हुए लोग हों, या इस देश के बुद्धिजीवी हो, या मीडिया हो, एक और, इन सब लोगों को एक बार ये समझना चाहिए और उसके बाद कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाहिए कि सरकार के समक्ष उन मुद्दों को, जिससे समाज में दिक्कतें हैं, बढ़ रही हैं, लोग पीड़ित हैं, उनको कैसे उठाया जाए, जिससे सरकार मजबूर होकर के या तो उनका निदान करे, या तो ये कह दे कि हम निदान करने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी फिर सिविल सोसाइटी की, बुद्धिजीवियों की, विपक्ष में राजनीति करने वाले लोगों की, मीडिया की, सबकी मिलजुल करके होनी है। अगर वो सेक्शन ऑफ टाइम में अलग अलग सवाल उठाते रहेंगे, जैसे किसान हैं, अपने मुद्दे को उठा करके बैठे, कुछ दिन रहे, सरकार ने वो कानून वापस ले लिए, अब उनके पास कुछ बचा नहीं, उनको वापस जाना पड़ा, अब वो फिर से जुटने की बात कर रहे हैं। तो अब किसानों की समस्या है कि उनके एक नहीं 1000 संगठन हैं, और वो सारे संगठन अलग अलग तरह की डिमांड लेकर के आते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं।
तो वो किसी एक, उनका कोई मुद्दा ही नहीं एक है। वो बात करते किसानों की तरक्की नहीं हो रही है, सरकार कहती है हम तरक्की कर रहे हैं, किसानों को पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति है। अब उनके पास इसका कोई तार्किक जवाब नहीं होता कि सरकार जो कर रही है वो पूरा नहीं है, क्यों पूरा नहीं है। उसी तरह छात्रों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, उनका भी अपना कोई लीडरशिप नहीं है। और विपक्षी दल की समस्या यह है कि वो इन सबको लीडरशिप देने में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार के लिए बड़ा आसान हो गया है अपना नैरेटिव सेट करना। सरकार कहती है कि हमने इन मुद्दों पर देश को हम आगे लेके जा रहे हैं जी। और उसके पास सॉलिड तर्क होते हैं, वो तर्क वो लोगों को समझा देती है और लोग संतुष्ट हो जाते हैं। विपक्ष के लोग एक लीडरशिप की कमी की वजह से या किसी एक मुद्दों पर सहमति के अभाव की वजह से सरकार को उन मुद्दों पर भी नहीं घेर पा रहे हैं जिसको समाज बहुत पीड़ित है जिन मुद्दों से, या हम कह लें कि उसके सामने समस्याएं खड़ी हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो सरकार है वो कंफर्टेबल इसलिए है कि उसके सामने सही प्रश्न, बड़ा प्रश्न और सामायिक प्रश्न उठाने के लिए कोई एक नेतृत्व नहीं है इस देश में। जी, बिल्कुल। और उस नेतृत्व के अभाव की वजह से सरकार बहुत ही एक अच्छी स्थिति में, कंफर्टेबल स्थिति में काम कर रही है और उसके कामों पर सवाल छिटपुट उठते हैं या कोई राजनीतिक दल अलग अलग जगहों पर राज्यों में उठाते हैं। और सरकार चूंकि बहुत बड़ा संगठन है सरकार के पास अपनी पार्टी का, और वो लोग उसका जवाब देते हैं, इसलिए सरकार बड़े कायदे से ये दिखाते हुए निकल जा रही है कि वो अच्छा काम कर रही है, लोग संतुष्ट हैं। हालांकि ऐसा है नहीं कि सेक्शन, सभी सोसाइटी के सभी सेक्शन संतुष्ट हों, ये कभी नहीं होता। लेकिन आज असंतोष जो है वो किसानों में भी है, युवाओं में भी है, व्यापारियों में भी है। लेकिन ये सरकार उसका बड़ा माकूल तरीके से इसलिए जवाब देकर निकल जा रही है क्योंकि विपक्ष उसके सामने आज सही सवाल, सामायिक सवाल और तीखे सवाल नहीं खड़ा कर पाता है। जी अनीता जी, क्या वाकई में, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपने आनंद त्रिपाठी जी को सुना होगा, क्या वाकई में नहीं लगता कि ये जो दूध दही पर जीएसटी बढ़ा, लोगों को कुछ बेरोजगारी को लेकर सरकार के सामने कोई सवाल नहीं है, महंगाई को लेकर कोई सवाल नहीं है और सभी जगह पूरी तरह से आवाम प्रसन्न है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि लोगों के पास सवाल नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार सत्ता पे रहती है, सवाल तो होते ही हैं, तो वो कोई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको सही करने का। और सबसे बड़ी बात है कि इस महंगाई जो बढ़ी है, आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति में बढ़ी है। अभी 2 साल कोरोना काल में निकल गए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हर तरह से मतलब इनकम का भी बढ़ रही है। और हम लोग इस समय जितना भी विकास कार्य कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि कितना विकास चरम सीमा पे हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर महंगाई, मैं नहीं कहती कि नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन चलिए, मैं बड़ा साधुवाद आपको देता हूँ कि आपने बड़ी ईमानदारी से इस बात को समझा, मेरे सवाल को समझा। जी जी अनीता जी, तो वही हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए भी सरकार शुरू से निकाल रही थी, तो किसी तरह आप पहले से काफी महंगाई कंट्रोल में हुई है। जैसे दालें बस ये है कि आपने बहुत देर कर दी आते आते, सब आप समझने लगी। डिबेट में आपने ये संजीदगी की ओर बढ़ाया चर्चा को, लेकिन बड़ा देर कर दिया। नहीं, देर नहीं कर रहे थे, हमने जहाँ तक जो चीज कर रही है उसको मानेंगे भी, ऐसा है कि नहीं, लेकिन उसको पूरी कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं हम। ये नहीं, लेकिन जो ये लोग कहते हैं बेरोजगारी, ऐसा तो है नहीं, सब रोजगार में थे, हमने आते उनको बेरोजगार का, ऐसा तो नहीं। बेरोजगारी एक समस्या शुरू से है भारत में, लेकिन हमने उसको कम करने की कोशिश की है। उसको समय समय पर वोट के लिए भुनाया जाता रहा, लेकिन युवाओं को उतनी बड़ी, आज युवा लोग फिर भी देखिए, आप ये सोचिए, युवा लोग समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए, और वो कर रही है, लोगों को रोजगार भी दे रही है, नौकरियां भी दे रही है। नौकरियां हमने सबसे ज्यादा दी है, हमने उत्तर प्रदेश में नौकरियां सबसे ज्यादा दी है, हमने देश में नौकरियां दे, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं दे रहे हैं। जो सरकारी नौकरी खालीपन को दी है, चाहे शिक्षकों की देख लो, चाहे पुलिस विभाग की देख लो, और कई नौकरियों में हमारे घोटाले नहीं, लोग किस समय नौकरियों में घोटाले कितने होते थे, उसको कोर्ट रोक लगाती थी। आज आपने अच्छे से देखा होगा कि एक चीजों को लेकर कोर्ट को रोक लगाना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है, अच्छे से काम
साथ क्या आपके साथ मिल जाए क्या? विपक्ष का काम नहीं, मैं तो कह रही हूँ विपक्ष का काम है वो गलत को गलत है लेकिन सही को समर्थन करे। ठीक है। उसका तो एक एम हो गया, सही को भी चलिए ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे जी अजय जी, देखिए बड़ी संजीदगी से अनीता जी ने जवाब दिया है, एक जवाब उनकी तरफ से आया और मैं आपसे भी चाहूँगा कि संजीदगी से जवाब दें। ये चीख पुकार करने के लिए और लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन यहाँ मैं संजीदगी से बात करता हूँ तो मेरी अपेक्षा रहती है कि संजीदगी आप में भी बनी रहे। जी 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 बहुत सारे सवाल हैं, अनीता जी ने भी स्वीकार किया। क्या लगता है कि इन्हीं सवालों पर आपको लोगों को एकत्रित करना है और सरकार से ये कहना है कि सवालों को, समस्याओं को सुलझाइए? अच्छा, अभी है ना, मैं अनीता जी से एक सवाल करना चाहूंगा कि पीछे जिस तरीके से जो है हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया गया, एक अच्छी बात थी। हम भी राष्ट्रभक्त हैं, कांग्रेस भी जो है अपना तिरंगा फहराते हैं। अच्छा, मैं इसे पूछना चाहूंगा कि मुझे एक बात बताइए। सुनिए राष्ट्रभक्त, सुनिए, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए तो सही, आप बोलिए। वही तो मैं पूछना चाह, आप सुन तो लीजिए। आप बोलिए भाई, आप सुन तो लीजिए। मैंने कहा उसका कर्तव्य है, वो आपने एहसान नहीं किया, वो आपने एहसान नहीं, ये अपना तिरंगा, उसका तिरंगा, इसका तिरंगा, तिरंगा हम सबका है भाई। संविधान है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उस पर राजनीति गलत बात। ठीक है भाई, ठीक है। दोनों से मैं बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए बीजेपी चाहती है कि जिस पर हमने राजनीति कर ली उस पर आप मत कीजिए। ये शायद यही इसका जवाब है। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। अनीता अग्रवाल जी, अजय नागपाल जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट जुड़ने के लिए। दरअसल भारत जोड़ने के लिए कांग्रेस जिस यात्रा को निकाल रही है उसमें बुद्धिजीवियों का सहयोग, सिविल सोसाइटी का सहयोग, तमाम सहयोग अपेक्षित है और कांग्रेस वो करने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक जवाब कांग्रेस को खुद को हल करना होगा, सवाल कि कांग्रेस को फिलहाल टूटने से कांग्रेस कैसे बचाए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी।